हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर रिकॉर्डिंग आवर लेक्चर नंबर 4 जिसमें कि हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। सर चैप्टर का नाम रिस्क मैनेजमेंट है। तो जो हमने सबसे पहले जो शुरू के लेक्चर्स में क्या देखा सर, मेरे को एक पहले शुरू के लेक्चर्स में हमने क्या देखा, अभी तक के मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या बिल्ड हुआ सर सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में रिस्क मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू दिया कि भैया रिस्क मैनेजमेंट में है क्या, रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स है ना। फिर हमने कई टाइप के मैट्रिक्स देखे। फिर हमने सेकंड लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में देखा, इंट्रोडक्शन टू रिस्क में वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क देखे, कई टाइप्स ऑफ रिस्क देखे। फिर हम गए थे, हम सीधा उसके बाद गए थे ERM में, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें मैंने तुमको रिस्क मेच्योरिटी लेवल बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। और मैंने बताया कि भैया जी किसी भी कंपनी को अगर ERM लगाना है तो क्या स्ट्रेटेजी है, करेक्ट। वहां पे अगर इफ यू रिमेंबर द लेक्चर वेरी वेल, देयर आई हैव सेड दैट कि अगर किसी भी कंपनी को अपना ERM लगाना है तो सबसे पहले रिस्क एपेटाइट डिसाइड करें, करेक्ट। और मैंने ये भी बोला था कि चैप्टर नंबर 8 को और चैप्टर नंबर 3 को अपन लिंक करेंगे, करेक्ट। तो आज वो दिन आ गया है जिस जिस दिन हम ये सब चीजों को लिंक करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स, फ्यू कॉमन डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज, सर इंडेक्स कब मिलेगा पूरे चैप्टर का? भैया जी इंडेक्स साथ साथ में मिलेगा जैसे जैसे लेक्चर होते जाएगा। सर रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि मैं जब इंडेक्स बनाता हूं तो मैं हर एक चैप्टर को रिलेट करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, तुमने देखा होगा कि मेरे इंडेक्स में जो चीजें हैं that are marked to another chapter, that are related to another chapter, और ये लिंकेज तभी आता है once you read the chapter अप्रोक्सीमेटली 5-6 बार अगर तुम रीड करोगे देन ओनली यू विल बिल्ड दैट लिंकेज। तो मेरे को लिंकेज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो हेंस वो लेक्चर्स के साथ ही आएगा। नंबर 2 डाउट इज, सर लेक्चर्स कब आएंगे आपके? सर लेक्चर्स हमारे आएंगे एवरी संडे, लेक्चर्स आएंगे हमारे एवरी संडे एट 8 PM। नंबर 3 डाउट कि सर आप क्वेश्चंस करवाते क्यों नहीं हो? सर क्वेश्चंस कब करवाएंगे? भैया जी this lectures are for your benefit. This lectures, the aim is that the student should develop the habit of self study, number 1. Number 2, the student should not waste their time, monetary effort in reading the subject a lot. Hence I am uploading this lectures as a social responsibility to help the juniors, help the students. And number 3 कि ये जो क्वेश्चंस का जो है कॉन्सेप्ट है, आई record one lectures and post the lectures of questions at the end of, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब एक हम क्वेश्चन आंसर सेशन पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि सर वेयर आई कैन बाय योर एंटायर लेक्चर्स। अरे भैया ये लेक्चर्स फ्री में है, देना है तो दे दो, मैं डाल देता हूँ भाई बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। अगर किसी को सेवा भाव देना है तो दे दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। अब मजाक कर रहा हूँ, नहीं डालने वाला भाई बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे, एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 3 सर रिस्क मैनेजमेंट। क्या है सर चैप्टर में, ऐसा क्या है रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में? देखो मजेदार चैप्टर भाई, मजेदार। सर ये जो चैप्टर है ना, इसमें काफी सारा कोरिलेशन है। और एक और चीज बता रहा हूँ भैया जी, जो पहले के लेक्चर तुम लोग ने नहीं पढ़े हो, अगर नहीं सुने हो तो ठीक है, ये लेक्चर बंद कर दो और पहले के लेक्चर देख के आओ, ठीक है, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके सर, रिस्क मैनेजमेंट में ये चैप्टर में है क्या? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं 1.1 से, ऊपर का बाद में कवर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे 1.1 में, रिस्क एटीट्यूड, रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस। सर 3 शब्द है। सबसे पहला होता है भैया एटीट्यूड। सर एटीट्यूड मतलब क्या? अगर मैं किसी भी नॉर्मल आदमी को पकड़ता हूं या किसी भी नॉर्मल आदमी की भी बात करता हूं तो होता है कि भैया जी आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आपका बर्ताव सही नहीं है साहब, या बोलते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है, दैट हम लोग बोलते हैं ना कि दिस इज कंपेयर्ड विद पर्सन, दिस इज कंपेयर्ड विद पर्सन। तो सिमिलरली रिस्क का भी एक एटीट्यूड होता है, एक बर्ताव होता है। सर कौन सा बर्ताव होता है? या तो रिस्क एवर्स रहेगा, या तो रिस्क न्यूट्रल रहेगा, या तो रिस्क सीकिंग रहेगा। मतलब जो बंदा है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 3 प्रकार की हो सकती है। या तो वो ऑर्गेनाइजेशन या तो वो कंपनी कैसी रहेगी? रिस्क एवर्स रहेगी। या तो वो
ऑर्गेनाइजेशन या तो वो कंपनी रिस्क न्यूट्रल रहेगी, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क सीकिंग रहेगी। सर तीनों का मतलब बता दीजिए। सबसे पहले मैंने तुमको पहले लेक्चर में भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। रिस्क एवर्स मतलब क्या, कि उसकी फटती है। रिस्क न्यूट्रल मतलब क्या, बीच का आदमी। और रिस्क सीकिंग मतलब क्या, मैं जिगरा आदमी हूँ, मैं इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे मन करे, बिटकॉइन में मैं करूंगा, जहां जहां रिस्क में ले सकता हूँ वहां मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि रिस्क सीकिंग आदमी ज्यादा रिस्क लेता है, हेंस ही एक्सपेक्ट्स व्हाट, ही एक्सपेक्ट्स अ हायर रिटर्न, ठीक है। अब सर रिस्क एटीट्यूड है ना। अब एक सेकंड मैं जूम कर लेता हूँ यार, जूम नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, अब जूम हो जाएगा आई थिंक, कंट्रोल, जूम हो गया। ठीक है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्क एटीट्यूड क्या होता है? सर वही बोलता है कि रिस्क एटीट्यूड इट्स डिपेंड अपॉन द टेम्परामेंट सच एज है ना, सच एज पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। या तो रिस्क एवर्स रहेगा, रिस्क न्यूट्रल रहेगा, या तो रिस्क सीकिंग रहेगा। तीनों में से एक रहेगा। मैंने बोल दिया रिस्क एटीट्यूड बताओ। सर रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या रिस्क कैपेसिटी क्या, ये मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी बताया था ईआरएम में, कि रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है कि भैया जी तुम कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, है ना। सर मेरी कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ है, तो मेरा रिस्क टॉलरेंस लिमिट 400 करोड़ हुआ क्या? हाँ भाई हाँ, तुम्हारा रिस्क टॉलरेंस लिमिट 400 करोड़ हुआ। ठीक है, बस वही बोल रहा है, मींस हाउ मच रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टॉलरेट और विलिंग टू विथस्टैंड। सर मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार। ठीक है, अब रिस्क एपेटाइट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में मैं अभी ओवरव्यू बताता हूँ क्या है रिस्क एपेटाइट के बारे में। अभी बोलेगा, आगे बताएगा कि भैया जी चल तुमने बोल दिया कि कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़, कंपनी का रिस्क टॉलरेंस लिमिट 400 करोड़, कंपनी का रिस्क कैपेसिटी 400 करोड़। ठीक है, बट अब रिस्क एपेटाइट बताओ कि कंपनी का कितना होगा। सर रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, मेरी अभी मर्जी कितनी है कि मैं रिस्क लूं। मेरी मर्जी है कि सर मैं 100 करोड़ तक का रिस्क लूंगा। अब भैया जी ये 100 करोड़ आया कहां से? क्या सपने में मेरे को आया कि नंबर? नहीं, ये 100 करोड़ कैसे निकालू, रिस्क एपेटाइट कैसे डिसाइड करूं, ये कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि उसका रिस्क एपेटाइट कितना है भाई। रिस्क एपेटाइट डिसाइड कैसे करना है वो तुमको पता पड़ेगा आगे। अलग अलग स्ट्रेटेजीज दी गई है, अलग अलग मेथडोलॉजीज दी गई है, क्या क्या करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए, वो सब चीजों के बारे में तुमको दिया गया है आगे। बट आई थिंक ये तीनों टर्म तुमको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो नोट कर देते हैं। अब आता है, देखो क्या बोलता है, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एटीट्यूड। अब एक और चीज के बारे में बोला गया है कि रिस्क एक्शन प्लान। सर रिस्क एक्शन प्लान क्या होता है? देखो क्या बोलता है, हाउ कॉस्ट इफेक्टिवली वी कैन रिड्यूस द रेसिडुअल रिस्क टू फॉल विद इन द रिस्क एपेटाइट। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। हाउ कॉस्ट इफेक्टिवली वी कैन रिड्यूस द रेसिडुअल रिस्क। व्हाट इज रेसिडुअल रिस्क? रेसिडुअल रिस्क मतलब क्या, जो भी मेरा रिस्क बच गया है, जो भी मेरा रिस्क काटने के बाद जो बच गया है उसे कहते हैं बचा कुचा, रेसिडुअल, है ना। बचा कुचा रिस्क जो भी मेरा काटने के बाद बच गया है उसको मैं सर कैसे रिड्यूस करूं। हाउ कॉस्ट इफेक्टिवली कैन रिड्यूस द रेसिडुअल रिस्क, ताकि जो भी रिस्क बच गया है उसको मैं अपने रिस्क एपेटाइट में ला लूं, है ना, उसको मैं अपने रिस्क एपेटाइट में ला लूं। सर एग्जांपल दो। सर एग्जांपल ये है कि मान लो क्लास में मास्टर जी को लगता था, मास्टर जी ने सोच के गया कि भैया जी आज मैं 2 ही बच्चों को चीटिंग करने दूंगा। ठीक है, मास्टर जी ने सोच के गया कि मैं सिर्फ 2 ही बच्चों को चीटिंग करने दूंगा। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं ताकि रिलेट कर पाओ। अब रेसिडुअल रिस्क बचने के बाद ही आया कि 3 बच्चे तो ऐसे निकले कि चीटिंग करेंगे, 3 बच्चे ऐसे निकले कि चीटिंग करेंगे। अब मास्टर जी का रिस्क एपेटाइट था तो 2 का, मास्टर जी का रिस्क एपेटाइट कितना का था? 2 का, बट वो चाहते थे कि वो 2 पे आए, बट रेसिडुअल रिस्क ऐसे लेवल पे खड़ा था, 3 पे खड़ा हुआ था। तो ही वांटेड व्हाट, टू ब्रिंग द रेसिडुअल रिस्क टू व्हाट, टू 2, है ना, उसको 2 पे लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं भाई, एक और टीचर लगा दो क्लास में। करेक्ट, तो ये स्ट्रेटेजी हुआ कि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये एग्जांपल दिया ताकि इफ यू कैन रिलेट इट विद द बिजनेस आल्सो। ठीक है, आगे क्या बोलता है, रिस्क टॉलरेंस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इन्वेस्टिंग, है ना। अब देखो, अब कभी भी कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा लगाता है ना, पैसा कहीं से भी आएगा तो हर एक कंपनी देखती है कि उसका रिस्क टॉलरेंस लिमिट कितना रहेगा, रिस्क एपेटाइट कितना है। मैंने
चैप्टर नंबर 8 में बोला था ना कि अगर इन्वेस्टर देखता है तो वो जाएगा सीएफओ के पास, सीएफओ एक स्ट्रेटेजी बनाएगा, है ना, सीएफओ ईआरएम देखेगा, ओवरऑल लेवल पे कितना रिस्क है, ईआरएम देखने के साथ साथ एक रिस्क एपेटाइट डिसाइड करेगा, है ना, बस वही है। अब एक और चीज है सर, रिस्क एपेटाइट जो है हर एक कंपनी का सेम रहेगा क्या? नहीं भाई नहीं, रिस्क एपेटाइट बहुत जो है वेरिएबल फैक्टर है सर। ये चीजों पे भी डिपेंड करता है, ये टाइप ऑफ रिस्क पे भी डिपेंड करता है सर, ये एज पे डिपेंड करेगा, ये इनकम पे डिपेंड करेगा, ये आउट ऑफ, है ना, आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब कईयों चीजों पे डिपेंड करेगा। मतलब ये एक बार तुम पढ़ लोगे ना तो समझ में आएगा कि कैसे ये रिलेट किया गया है। बट रिस्क एपेटाइट इज अ वेरिएबल टर्म। रिस्क एपेटाइट इज व्हाट? अ वेरिएबल टर्म। सर वेरिएबल टर्म मतलब क्या कि हर एक चीजों का, हर एक पर्सन टू पर्सन का, हर एक कंपनी टू कंपनी का ये रिस्क एपेटाइट वेरी होते जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर कि अब मैं रिस्क एपेटाइट कैसे डिटरमाइन करूं। आपने तो बोल दिया भैया रिस्क एपेटाइट ले लो, रिस्क एपेटाइट ये, रिस्क एपेटाइट वो। अब रिस्क एपेटाइट किसी भी कंपनी का मैं कैसे डिटरमाइन करूं साहब, है ना, रिस्क एपेटाइट मैं किसी भी कंपनी का कैसे डिटरमाइन करूं? सबसे पहला, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को केयरफुली रिव्यू करना पड़ेगा साहब। क्या रिव्यू करना पड़ेगा? उनको रिव्यू करना पड़ेगा कि जो कॉर्पोरेट प्रोसेस है, कॉर्पोरेट प्रोसेस किस चीज की? रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, रिस्क मॉनिटरिंग की, रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क, है ना, रिस्क एपेटाइट लेवल कितना है, रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है, कंपनी का फिलॉसफी क्या है, ये सब चीजें किसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये सब चीजें किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को केयरफुली, ध्यान से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये देख के उसको सोचना पड़ेगा साहब ये कंपनी का रिस्क एपेटाइट मैं इतना रख सकता हूं। ठीक है, आगे बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। सर क्या मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, या मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है मार्केट कैप्चर करना है? क्या मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वांट टू बिकम अ बिलियनियर और अ यूनिकॉर्न, और वेदर द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू सस्टेन इन अ मार्केट फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड गिव अ इन्वेस्टर्स अ बेटर रिटर्न। तो उस प्रकार से कंपनी को देखना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या होगा। सर उसके प्लान्स क्या है, उसके, है ना, मेजर कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, अदर सिग्निफिकेंट मटेरियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से है ना, उसका स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है ना, रिपोर्टिंग रिस्क क्या है, कंप्लायंस रिस्क क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। और उस बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचेगा कि भैया जी कंपनी का रिस्क एपेटाइट मैं इतना रख सकता हूँ। और कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये भी देखना पड़ेगा कि रिस्क कैपेसिटी कितना है ना, रिस्क एपेटाइट कितना है, और टॉलरेंस लेवल कितना है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि कंपनी का मैं रिस्क एपेटाइट कितना लूं या कितना रखूं। ठीक है, अब सर नीचे एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या बोलता है? एग्जांपल बोलता है कि कंपनी का नेटवर्थ कितना है? 500 करोड़। कंपनी का नेटवर्थ है 500 करोड़, में हैव अ कैपेसिटी ऑफ टेकिंग अ रिस्क 500 करोड़ तक का। सर अगर मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ का है, मतलब ही मैं 500 करोड़ तक का रिस्क ले सकता हूं, मतलब ही मेरी रिस्क कैपेसिटी 500 करोड़ तक की हुई। करेक्ट। अब कंपनी लिमिट कर दी उसको 100 करोड़ तक के, और 20% ऑफ 20% ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, कंपनी ने उसको क्या बोली कि मैं 20 करोड़ तक, 20% तक के ऑफ नेटवर्क का रिस्क लूंगी, या तो 100 करोड़ तक का रिस्क लूंगी। अब ये 100 करोड़ आया कैसे? वो आया इस तरीके से। ये सब चीजों को हमने ध्यान में रखा, और हमने डिसाइड किया कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना होना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि और भी कुछ फैक्टर्स रह सकते हैं क्या रिस्क एपेटाइट डिसाइड करने की? हाँ, ये अभी तुमको आईएसओ के भी आएंगे, और नीचे भी अपन देखेंगे कि कैसे रिस्क एपेटाइट डिसाइड हुआ है सब कंपनी का, तब अपना को आएगा मजा। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है। होता है कि वन कंपनी में हैव कंप्लीटली डिफरेंट रिस्क। एक सेकंड मैं जूम कर लेता हूं, लिख नहीं रहा बोल रहे लोग ना। वन कंपनी में हैव कंप्लीटली डिफरेंट रिस्क टॉलरेंस ऑफ रिस्क टू अनदर, बट इट नीड टू बी एक्सप्लिसिटली अंडरस्टैंड एंड कैपेबल ऑफ चेंज विद चेंज व्हेन द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड टू डू सो। ओके, देखो सिंपल सा चीज बोलता है, मैंने ऊपर भी बोला कि ये जो तुमने रिस्क एपेटाइट बोल दिया, हर एक कंपनी का अलग रहेगा, सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे अलग रहेंगे। करेक्ट सर, एग्जांपल दो सर, नहीं समझ में आ रहा। मैं बोलता हूं कि भैया कोविड के पहले पता था, कोविड के पहले मैं बताता हूं क्या होता था मार्केट में। कोविड के पहले वीसी फंडिंग जो आती थी मार्केट में, was 4 टाइम्स जो अभी आ रही है।
ठीक है। तो रिस्क क्या है, रिस्क क्या बढ़ गया, कंपनीज के लिए रिस्क क्या बढ़ गया, स्टार्टअप्स के लिए रिस्क क्या बढ़ गया, नई नई कंपनीज जो खुल रही है उनके लिए रिस्क क्या बढ़ गया। उनके लिए रिस्क ये बढ़ गया कि भैया जी आज मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैंने कंपनी है, मेरे पास आइडिया है, बट मेरे पास पैसे नहीं देगा, कोई भी पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि इन दिस सिचुएशन मार्केट पे क्या इंपैक्ट हुआ है ना, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, रिस्क बढ़ गया है। करेक्ट। अब हर एक बंदा स्विच हो चुका है ना, हर एक बंदा स्विच हो चुका है, उसका रिस्क एटीट्यूड चेंज हो गया है, उसका रिस्क एटीट्यूड चेंज हो गया है। पहले वो रिस्क सीकिंग आदमी था, बट अभी वो या तो न्यूट्रल हो गया है या तो रिस्क एवर्स हो गया है, क्योंकि उसकी फटती है साहब, उसकी फटने लगी है। क्यों फटने लगी है? उसकी फटने लगी है ताकि उसको पता है कि अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो डूब जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होता था पहले स्टार्टअप्स में, हर एक कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनीज वर इन द इवेंट ऑफ कैश बर्न, है ना। तो तुम देखते होगे ओला उबर शुरू शुरू में क्या पैसा बांटे हैं भाई, तुम राइड करो फुकट में, तुम इधर से उधर जाओ फुकट में, है ना, तुमको मिलेगा 50 रुपए राइड करने का। अरे भाई क्या स्विगी, ऐसे तुम ऑर्डर करो पहले पैसा मिलेगा। अब भी देखना, अभी कोई स्टार्टअप नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर थे विद द डीप पॉकेट्स, जो भी इन्वेस्टर थे विद द डीप पॉकेट्स हैव सेड दैट कि वी विल नॉट बी गिविंग यू द मनी, वी विल नॉट बी गिविंग यू द मनी। मतलब ही कंपनी का रिस्क एपेटाइट चेंज हो गया साहब। पहले मैं ज्यादा रिस्क ले सकता था, बट अब नहीं ले सकता, अब मेरा जिगरा उतना नहीं है, अब मेरी फटती है साहब। समझ रहे हो? तो ये बोलना चाहता है कि रिस्क एपेटाइट कंपनी का चेंज हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क एपेटाइट प्रिंसिपल एंड अप्रोच अपना आ रहा है 1.3, है ना, अपन ने ये कवर कर लिया है 1.2 1.1, अब आते हैं 1.3 पे। रिस्क एपेटाइट प्रिंसिपल एंड अप्रोच। सर यूके कॉर्पोरेट, है ना, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ने ऐसे कुछ की प्रिंसिपल्स बनाए, ऐसे कुछ की प्रिंसिपल बनाए जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि रिस्क एपेटाइट कैसे डिसाइड होगा या रिस्क एपेटाइट कैसा होगा। ठीक है। तो सबसे पहला बोलता है, वो क्या बोलता है, रिस्क एपेटाइट कैन बी कॉम्प्लेक्स। सर रिस्क एपेटाइट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया 20% ऑफ द नेटवर्क ऊपर बोल दिया तो हर कंपनी बोलेगी साहब 20% ऑफ द नेटवर्क लेके बैठ जा। अरे भैया जी इतना आसान नहीं है साहेब, इतना आसान नहीं है। तुमको समझना पड़ेगा कंपनी के बारे में, तुमको है ना, बेटर टू एक्नॉलेज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डील विद इट रेदर देन इग्नोरिंग इट, है ना। वो बोलता है कि तुम आसान इजीली रख लोगे ना तो इतना, भाई तुम इजी नंबर कहां से है, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें सोचनी पड़ेगी ना, तभी तो तुम रिस्क एपेटाइट पे डिसाइड कर पाओगे। इतना सिंपल नहीं रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 बोलता है रिस्क एपेटाइट नीड टू बी मेजरेबल। साहब मैं मेजर कर पाऊं, तुमने बोल दिया कि रिस्क एपेटाइट में ले लूंगा जो भी मेरा आएगा, ये बंदे का रिस्क एवर्स है तो उसके हिसाब से रिस्क एपेटाइट देख लो। अरे भाई ऐसा नहीं होता, मेजरेबल करो, मेजरेबल सम परसेंटेज, जैसे ऊपर मैंने बोला 20% ऑफ नेटवर्क 100 करोड़, है ना, तो वैसे इट शुड बी मेजरेबल। तीसरा क्या बोलता है, रिस्क एपेटाइट इज नॉट व्हाट सिंगल फिक्स्ड कॉन्सेप्ट। मैंने ऊपर भी बताया कि रिस्क एपेटाइट बदलता रहेगा साहब, बदलता रहेगा साहब, वही बोल रहा है ना। रेंजेस डिफरेंट रिस्क अलाइन विद, वही बोल रहा है कि मे वेरी ओवर अ टाइम, है ना, बदलता रहेगा। आगे क्या बोलता है, रिस्क एपेटाइट शुड बी डेवलप्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। करेक्ट। सर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी क्षमता है उस हिसाब से ही डेवलप करोगे ना। जब ऑर्गेनाइजेशन ही तुम्हारा क्या है, रिस्क सीकिंग में है, तो तुम रिस्क न्यूट्रल के हिसाब से एपेटाइट डिसाइड कर दिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई, वही बोल रहा है। तुम ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी पे, उसकी क्षमता पे, है ना, उसकी क्षमता के हिसाब से डिसाइड करो, है ना। आगे क्या बोलता है सर, आगे बोलता है रिस्क एपेटाइट जो है ना, रिस्क एपेटाइट, अब देखो मैं आज चैप्टर नंबर 8 से कैसे रिलेट करता हूं, मजा आ जाएगा साहब, है ना। देखो रिस्क एपेटाइट जो है ना, वो बेस्ड होता है दो चीजों, वो बेस्ड होता है तुम्हारा रिस्क कैपेसिटी पे और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट मैच्योरिटी। ओहो सर, मैच्योरिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। कौन से मैच्योरिटी लेवल थे? रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, रिस्क डिफाइंड, रिस्क मैनेज, रिस्क एनेबल्ड। करेक्ट। सर इस मतलब क्या, सर अगर मेरा रिस्क नायब है, रिस्क अवेयर है, मतलब ये मेरी कंपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो उस हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा कि रिस्क कितना लेना है, रिस्क कम लेना है या ज्यादा लेना है। ठीक है, मार्केट कैप्चर करना है तो ज्यादा ले लो, नहीं करना है तो कम ले लो। पैसा मेरे को स्केर्सिटी है, पैसे की स्केर्सिटी है तो कम लूंगा, तो उस बेसिस पे मेरे को रिस्क एपेटाइट डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट।
तो ये आ गया रिस्क मैच्योरिटी। और रिस्क कैपेबिलिटी मतलब क्या, कि मेरी क्षमता कितनी है। मैंने इधर भी बताया तुमको कि रिस्क कैपेबिलिटी कितना, तुम्हारी क्षमता कितनी है, रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है, उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना होना चाहिए। आगे बोलता है, देखो, रिस्क एपेटाइट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद कंट्रोल कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर बहुत सही। अब मेरे जो कंट्रोल कल्चर है, किस तरीके से मेरा कंट्रोल कल्चर है, उसके बेसिस पे मैं रिस्क एपेटाइट डिसाइड करूंगा, करेक्ट। अगर मेरी कंपनी में कोई कंट्रोल कल्चर है ही नहीं, तो उस हिसाब से मेरे को रिस्क एपेटाइट डिसाइड करना पड़ेगा ना सर। जैसे कि एग्जांपल दो सर, अब मेरी कोई कंपनी है जहां पे कोई कंट्रोल्स है ही नहीं, जैसे कि हमारे जनरल सा कंट्रोल होता है कि जब भी गुड्स इनवर्ट होते हैं, तो इनवॉइस, पीओ और जीआरएन मैच होता है ना। इनवॉइस में देखूंगा कितना रेट है, परचेस ऑर्डर में देखूंगा कितना रेट है, करेक्ट, और जीआरएन में देखूंगा कि कितना रेट है और कितना क्वांटिटी है, करेक्ट। तो ये 3 वे मैच होगा। बट अगर कंट्रोल ही नहीं है, तो अब उसके हिसाब से मेरे को पता है साहब कि मेरा नुकसान ज्यादा होगा। मेरा नुकसान ज्यादा होगा भाई, अगर किसी भी कंपनी में कंट्रोल नहीं है तो नुकसान तो ज्यादा होगा ही होगा, करेक्ट। तो उसके हिसाब से तुमको अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करना पड़ेगा साहब। अगर मेरी कंपनी में कंट्रोल नहीं है तो रिस्क एपेटाइट क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, डिपेंड करता है उस पर भी कि मेरे को कंट्रोल नहीं है। तो अब कंट्रोल नहीं है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी कंपनी को ग्रो करूं, नहीं करूं, ग्रो करना चाहता हूं, और कंट्रोल नहीं है तो तुमको रिस्क एपेटाइट ले लो भाई। तो इट्स अ वेरिएबल फैक्टर, कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा, बस वही बोलना चाह रहा है। और काफी थॉट इन्वॉल्व रहता है व्हेन यू डिसाइड अ रिस्क एपेटाइट। आई थिंक ये समझ में आ गया, बट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है कि डिफाइन या मेक अ रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी, है ना। ब्रीफली तुमको बताना पड़ेगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ भाई, मेजरेबल बोला था, कॉम्प्लेक्स है था, फिर हमारा कंट्रोल के रिगार्डिंग था, है ना। तो ये सब चीजों को सोच के और दिमाग लगा के या ध्यान में रख के तुमको बनाना पड़ेगा एक रिस्क एपेटाइट किसी भी कंपनी का। ये हमारा कंप्लीट हो गया 5 की प्रिंसिपल्स, है ना, 5 की प्रिंसिपल्स यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। अब आते हैं टू। टू पे क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर ये बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर ऑब्जेक्टिव बोलूं मतलब क्या समझ में आता है, ऑब्जेक्टिव बोला मतलब है उद्देश्य। किसी भी चीज को करने का उद्देश्य क्या है साहब, रिस्क मैनेजमेंट लाने की जरूरत क्या है, मेरे को ये बताओ साहब। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है यार, मेरे को बताओ। नहीं करना है, नहीं चाहिए यार आपका सब्जेक्ट सर, है ना। नहीं नहीं, नहीं लगाना मुझे रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर लगाओगे तो क्या फायदा होगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहला बोलता है मैनेज रिस्क कॉस्ट इफेक्टिवली ऑन एंटरप्राइज वाइड बेसिस। आय हाय हाय हाय। सर एंटरप्राइज बोलते हो ना, चैप्टर नंबर 8 की याद आ जाती है मेरे को, बस वही है। देखो, मैनेज रिस्क कॉस्ट इफेक्टिवली। सर रिस्क को मैनेज करेगा, रिस्क को कम करेगा, कॉस्ट को मैनेज करेगा इफेक्टिवली, और तो और सर ये पूरे बिजनेस लेवल पे मैनेज करेगा, पूरे बिजनेस लेवल पे मैनेज करेगा साहब। आगे बोलता है अचीव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। सर मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट लगाया, तो मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। नंबर 3 बोलता है बिल्डिंग सेफगार्ड अगेंस्ट अर्निंग्स, है ना। सर मेरे को पता है कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट लगाया है ना, मैंने रिस्क मैनेजमेंट लगाया, तो मेरे को सेफ गार्ड है, मेरे को पता है कि इतना अर्निंग होगा ही साहब, क्योंकि मैंने रिस्क को इस तरीके से मैनेज किया है ना। आगे पता है, आगे क्या बोलता है। सर इसमें एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कि मेरा स्ट्रेटेजिक रिस्क है ना, मेरे को पता है कि मैंने इस प्लान लगाया, मैंने कोई बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी बनाई है, बट मेरे को पता है फेल हो सकती है। तो मैंने स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में सोचा था कि इसके वजह से स्ट्रेटेजिक रिस्क है, स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, तो मेरे को कितना इंपैक्ट आएगा। और एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अब मेरे को पता है कि सर मैं इनवॉइसेस टाइम पे जनरेट नहीं कर सकता हूं, है ना। सपोज मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, मेरी कंपनी में रिसोर्सेस नहीं है, जिस वजह से मैं इनवॉइसेस टाइमली जनरेट नहीं कर पाता हूं और जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरे पास लीगल रिस्क है, मेरे पास कंप्लायंस रिस्क है ना, मेरे पास ये रिस्क हो रहे हैं सर, मेरी कंपनी में रिस्क है। अब मेरे को पता था जब ये कंपनी में रिस्क है, और मेरे पास बस रिस्क मैनेजमेंट का अच्छा बंदा था, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट का टीम का अच्छा आदमी था साहब, तो मैंने उस हिसाब से सोचा था, मेरे को पता था कि ये आने वाला है, तो ये तुमको सेफगार्ड करेगा, ये तुमको बचाएगा साहब बाद में, करेक्ट। तो हमेशा रिस्क के बारे में सोचते रहो, हमेशा रिस्क के बारे में तुम सोचते रहो, बस वही बोल रहा हूं। बिल्ड एंड इंप्रूव कैपेबिलिटीज टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, करेक्ट। आगे क्या बोलता है, अचीव कॉस्ट सेविंग, वही कॉस्ट सेविंग होगा,
रिलेट कर पा रहे हो ऊपर वाले एग्जांपल से? और आगे बोलता है अलोकेट कैपिटल मोर इफेक्टिवली। सर मेरे को पता है कि मेरे को पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, अच्छे से लगाना है, विद इन रिस्क एपेटाइट लिमिट लगाना है, बस कैपिटल को इफेक्टिवली लगाने में मदद करेगा, कैपिटल को इफेक्टिवली लगाने में मदद करेगा। ठीक है, अब आगे बोलता है रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। क्या बोलता है? रिस्क मैनेजमेंट साइकिल या प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ब्लैंक हो गया है, पता नहीं क्यों कैसे हो गया, तो इधर लिख देना ऑर्गेनाइजेशन विजन, ऑर्गेनाइजेशन विजन। पहले समझा देता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन कैसे डेवलप होगा, है ना, या विजन जो है डिफाइन द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होगा, और साथ साथ में डिफाइन द रिस्क मैनेजमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द सेम। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, उसके बेसिस पे ही रिस्क मैनेजमेंट के गोल या रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे। सही है भाई, तभी तो तुम्हारा गोल अचीव होगा, तभी तो तुम्हारा गोल अचीव होगा। बस वही बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट का गोल डिसाइड करो। ओके, आगे क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है सर, बताओ ना, ये तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था। आइडेंटिफाई, असेस, है ना, फिर क्या बोलता है? डेवलप, इम्प्लीमेंट, री इवेल्युएट द रिस्क, है ना, ये वही वही प्रोसेस है, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज हो जाता है। आइडेंटिफाई, असेस, इवेल्युएट, है ना, डिटरमाइन, है ना, रीअसेस, ये भी अपन ने देखा था। और तो और मैंने एक चार्ट भी दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, मैं दिखाई देता हूँ फिर से, है ना, रिस्क मिटिगेशन का एक मैंने चार्ट दिखाया था, हाँ, है ना, ये चार्ट दिखाया था, डेटा कलेक्शन, रिस्क इवैल्यूएशन, रैंक द रिस्क, क्रिएट, है ना, प्लान्स बनाओ, फिर उसके बाद मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाओ, फिर रीअसेस करो, है ना, ये मैंने बताया था, वही है। फिर उसके बाद अब बोलेगा, देखो अब आगे बोलेगा कि देखो विजन हो गया, है ना, फिर उसके बाद बोलेगा आइडेंटिफाई, असेस एंड मिटिगेट, वही चीज बोल रहा है आगे। आइडेंटिफाई, असेस, मेजर, मैनेज, इम्प्रूव, बस वही बोलता है ओवरऑल। अब एस ISO 31000, ISO 31000 क्या बोलता है? ISO 31000 बोलता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है? वही बोल रहा है, आइडेंटिफाई करो, प्लान करो, है ना, फिर मैपिंग आउट, मैपिंग आउट क्या क्या मैपिंग आउट करो, सोशल स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का सोशल स्कोप क्या है वो मैप करो, आइडेंटिफाई एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, बेसिस अपॉन व्हिच द रिस्क विल बी इवैल्यूएटेड, है ना। मैंने चैप्टर नंबर 8 में बोला था कि भाई स्टेक होल्डर को कितना है, स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचो, स्टेक होल्डर को गोल्स देखो, लॉन्ग टर्म गोल्स देखो, शॉर्ट टर्म गोल्स देखो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, है ना। आगे क्या बोलता है? डिफाइनिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द एक्टिविटी एंड एजेंडा, डेवलपिंग एन एनालिसिस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड मिटिगेशन और सॉल्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सब बोला गया स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, है ना, थोड़ा सा बकवास किया गया बट ठीक है, जान लो याद थोड़ी करना है ना। हाँ, काफी लोग प्री कंसीव नोशन में है भाई, रिस्क मैनेजमेंट में कुछ याद नहीं करना है, किताब लेके जाना, वहां पे पेज नंबर तुम 3.5 खोलना और उधर जाके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेना, ठीक है। हाँ, तो एक और चीज बताता हूँ, पेपर में क्या होता है। तो पेपर में व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, तो कभी कभी तुम लोग खो जाते हो। अब क्या होता है कि कुछ कुछ आंसर्स तुम्हारे ऐसे आएंगे कि यू नीड टू कॉपी पेस्ट द एंटायर। अब बोला कि व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, क्वेश्चन आया व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब दिक्कत क्या होगी कि तुम लोग जाओगे पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है, 3.6 पे आओगे, पेज नंबर 3.6 पे आओगे, ये कंट्रोल भी करोगे। अब तुम लिखते 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 बोर हो जाओगे। इट्स लाइक अ कॉपिंग इन असाइनमेंट, कॉपिंग इन असाइनमेंट। तो मेरे साथ भी ये हो रहा था, है ना, तो एकदम खो जाते थे आदमी। अब मैं क्या करता था, स्केल रख दिया था भाई, वो लाइन टू लाइन ऐसे कॉपी करता था स्केल रख के, ताकि इजी होता था और फटाफट होता था, है ना। तो और उसमें दिक्कत क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, तो तुम्हारे को टाइम का ध्यान में नहीं रहता है, तुमको लगता है यार ये तो कॉपी पेस्ट करना है, धीरे धीरे लिखते हो। नहीं भाई, धीरे धीरे लिखना, पेपर छूट जाता है, पेपर छूट जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का पेपर तुमको लगता है 4 आवर्स आर इनफ, बट 4 आवर्स आर नॉट इनफ टू कंप्लीट योर पेपर, है ना। मेरा खुद का पेपर छूट गया था 4 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कलेजे में उतार लो। इस टेबल को एग्जाम में जाने से कम एक बार देख के जाओ, क्योंकि या तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नंबर 1, या तो इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे इन्वॉल्व करना, इसके एक्शंस प्लान क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सर स्टेप्स क्या है ना। तो सर स्टेप्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, इवेलुएट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क, और आखिरी बोलता है मॉनिटर द रिस्क। सर ये तो मेरे को आपने लेक्चर नंबर 1 में बताए थे, बस वही बहल रहा हूँ, बट इसके साथ साथ मेरे को प्रिंसिपल्स क्या है, इसके साथ साथ मेरे को एक्शन पॉइंट्स क्या करना है। सर आइडेंटिफाई द रिस्क मतलब क्या? सर इस स्टेज पे मेरे को देखना है कि मेरी कंपनी में कौन कौन से रिस्क है, मेरी कंपनी में कौन कौन से रिस्क है, मतलब ही मैं यहाँ पे रिस्क रजिस्टर बनाऊंगा, करेक्ट।
सर रिस्क रजिस्टर में सभी चीजें रहेगी क्या? हाँ, इसमें रहेगा सर मेरा लाइवलीहुड क्या है, इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या है, प्रोसेस ओनर कौन है, कितना रिस्क है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें मेरी कहाँ पे रहेगी? वो सब चीजें मेरे रिस्क रजिस्टर में रहेगी, जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा तब मेरे को ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। मतलब ही जब मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मेरे को कौन सा सवाल पूछना है? मेरे को पूछना है व्हाट कैन गो रॉन्ग। सर क्या गलत हो सकता है? एग्जाम्पल दो सर, ये पूरा टेबल एग्जाम्पल से समझाओ सर। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि तुम्हारी फैक्ट्री है ना, तुम्हारी फैक्ट्री है एंड यू आर सेलिंग अ परफ्यूम्स। तुम्हारी फैक्ट्री है और एक वेयर हाउस भी है, उसमें तुम क्या रखते हो? परफ्यूम्स रखते हो। अब परफ्यूम्स परफ्यूम्स में सर मेरा रिस्क क्या हो सकता है? परफ्यूम्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल। परफ्यूम्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल। अब मेरा रिस्क क्या है? मेरा रिस्क है कि सर फैक्ट्री में आग लग गई तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परफ्यूम्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल कंटेंट। ओके, तो what can go wrong? A fire can damage the entire business. The fire can damage a entire going concern. करेक्ट, ये मेरा रिस्क है। अब इस रिस्क को एनालाइज कैसे करूं, क्वांटिफाई कैसे करूं? सर क्वांटिफाई मतलब क्या? हाउ विल इट अफेक्ट अस, है ना? एनालाइज कैसे करूं, क्वांटिफाई कैसे करूं, मतलब क्या? हाउ विल इट अफेक्ट अस। सर कैसे क्वांटिफाई करूं? मैंने तुमको बताया था लाइवलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। लाइवलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे मैं स्कोर डेवलप करूंगा, कंट्रोल स्कोर डेवलप करूंगा। और मेरा कंट्रोल स्कोर आया 12, तो मैंने बोला कि मेरा रिस्क एपेटाइट है 12। और उसके बेसिस पे मैं देखूंगा कि मेरे रिस्क एपेटाइट लिमिट में बैठता है या नहीं। अगर नहीं बैठता है तो मैं बोलूंगा कि इसको रिस्क एपेटाइट लिमिट में लेके आओ, इसको रिस्क एपेटाइट लिमिट में लेके आओ। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि हाउ विल इट अफेक्ट अस, है ना? कैसे अफेक्ट करेगा, कितना नुकसान होगा, क्वांटिफाई करो। सर आग लग गई तो मेरा जो स्टॉक पड़ा है, मान लो 200 करोड़ का स्टॉक है, 200 करोड़ का स्टॉक पूरा जल के राख हो जाएगा, पूरा जल के राख हो जाएगा। बस क्वांटिफाई कर लिया। फिर इवेल्युएट और रैंक द रिस्क। इवेल्युएट और रैंक द रिस्क, है ना? अब देखो क्या बोलता है। इवेल्युएट और रैंक द रिस्क मतलब ही बोलता है कि रिस्क रैंकिंग इज ऑल्सो एडिड टू अ रिस्क रजिस्टर, है ना? सर मेरे को एक रैंक देना पड़ेगा कि मेरे लिए मेरे फैक्ट्री में मेरी बोतल चोरी होना ज्यादा रिस्की है, या तो फिर मेरी फैक्ट्री में आग लगना ज्यादा रिस्की। तुम बताओ सर, कौन सी बात है आपकी फैक्ट्री में आग लगना ज्यादा रिस्की है? तो मैंने पहले फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए या तो थेफ्ट इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए सर? फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए, ऑफ कोर्स। बात है सर, तो मैंने क्या किया इधर? मैंने इवेल्युएट किया, मैंने रैंक किया कौन सी जगह पे मेरा रिस्क स्टैंड कर रहा है ना? तो वही बोल रहा है कि तुम रिस्क को एक तुम्हारा एक रिस्क स्कोर डेवलप करो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे, और डिसाइड करो, है ना, व्हाट शुड वी डू। सर व्हाट शुड वी डू, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है? इवेलुएट करो, रैंक करो। समझ में आया? आगे बोलता है सर उसका ट्रीटमेंट करना है साहब, उसको सुधारना है साहब। ठीक है, अब ये जो है ना रिस्क ट्रीटमेंट, ये रिस्क ट्रीटमेंट है ना, तो ये तुम्हारा इधर भी इससे रिलेटेड है ना? रिस्क ट्रीटमेंट, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और रिस्क ट्रीटमेंट आर रिलेटेड। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या बोलता है रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क ट्रीटमेंट मतलब क्या? रिस्क को सुधारो, रिस्क को सुधारो, है ना? क्या बोलता है? रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग, है ना? असेस टू अ हाईएस्ट रैंक रिस्क एंड सेट अप अ प्लान टू ट्रीट और मॉडिफाई दिस रिस्क, है ना? सर इसमें क्या करना पड़ेगा? मैंने इसमें एग्जांपल दिया था लेक्चर नंबर 1 में, बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज को मिटिगेट करना है, ठीक करना है, तो मैंने बोला था या तो ट्रीट करो, ट्रांसफर करो, टॉलरेट करो या टर्मिनेट करो, है ना सर? मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल में बच्चा बहुत मस्ती करता है तो प्रिंसिपल के पास 4 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं तेरे को बेटा डंडी मार के सुधारूंगा, ट्रीट करूंगा, या तो मैं तेरे को दूसरे स्कूल में भेज दूंगा, या तो मैं तेरे को निकाल दूंगा, है ना, टर्मिनेट कर दूंगा, या तो मैं तेरे को सहन कर लूंगा। भाई 4 ही चीजें हैं। तो उसी बेसिस पे मेरे को एक मिटिगेशन प्लान बनाना पड़ेगा। या तो मुझे अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है, ट्रांसफर करना है, या शेयर करना है, या रिटेन करना है साहब, है ना? उसके बेसिस पे मैं डिटरमाइन करूंगा कि आग लग रही है तो लगने दूं, या तो फिर मैं शेयर करूंगा, मतलब मैं ट्रांसफर करूंगा, या तो इंश्योरेंस ले लूंगा, या तो मैं रिड्यूस कैसे करूंगा, फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रिड्यूस करूंगा, या तो मैं अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब एलिमिनेट, विड्रॉ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को परफ्यूम में डील ही नहीं करना है, मैं किसी और काम ढूंढ लूंगा। ठीक है भाई, तो ये बिजनेस से तुमको रिलेट कर दिया। सर अब मेरे को आखिरी स्टेप आता है, दैट इज मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क, सर ये कैसे होगा? रिव्यू तुम्हारा रिस्क रजिस्टर के थ्रू होगा। रिव्यू तुम्हारा कैसे होगा? रिव्यू मेरा रिस्क रजिस्टर के थ्रू होगा। अब ये बोलता है हाउ कैन वी कंटिन्यूसली लुक एट फॉरसाइट एंड हिंडसाइट, है ना?
कैसे तुम अब कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करते रहोगे, कंटिन्यूअसली तुम देखते रहोगे सर कैसे रिस्क रजिस्टर से, रिस्क रजिस्टर कैसा होना चाहिए, रिस्क रजिस्टर तुम्हारा है ना जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहे, जिससे तुम इजीली मॉनिटर कर पाओ। मैंने रिस्क रजिस्टर दिखाया है, वो आगे वो पुराने लेक्चर्स में जाके तुम देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, ठीक है। और भाई लोग डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक किया करो यार, घड़ी घड़ी पूछते हो ये चीज कहाँ पे है, हर चीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सर 3 चीजों के बारे में बोला गया है, रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क स्ट्रेटेजी एंड रिस्क प्रोटोकॉल। सर ये 3 चीजें क्या है, इसको हम बोलते हैं RASP, RASP, रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क स्ट्रेटेजी, रिस्क प्रोटोकॉल। ये जो 3 चीजें मिलके है ना, ये जो 3 चीजें मिलके है ना, क्या बोलती है, ये जो 3 चीजें विच सेट्स आउट द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 चीजें मिलके है ना कि ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगी, रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क स्ट्रेटेजी एंड रिस्क प्रोटोकॉल। सर उसके बारे में बताइए ना, उसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्क प्रोटोकॉल में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पढ़ लेना भाई। रिस्क स्ट्रेटेजी में क्या क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बता दीजिए। रिस्क आर्किटेक्चर में क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बता दीजिए। सर ये ISO 31000 के बारे में है क्या? हाँ, ISO 31000 भी बोल रहा है कि रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क स्ट्रेटेजी और रिस्क प्रोटोकॉल के बारे में बता दीजिए। यहाँ पे भी ISO था, यहाँ पे 8.4 का रेफरेंस दिया है, वो भी पढ़ लेना। स्टेप बाय स्टेप अपने टेबल देख लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए काहे जरूरी है, मेरे को रिस्क को क्यों मैनेज करना क्यों जरूरी है, साहब बताओ ना। भाई सिंपल सा बात है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें पता पड़े कि कहाँ पे रिस्क है, उसको तुम कम कर पाओ और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का विजन अचीव हो पाए। काफी चीजें गड़ी गड़ी ये लोग रिपीट करते रहते हैं बुक में, है ना, बट ठीक है, अपने को पढ़ना है। तो वही बोलता है risk management is defined as a coordinated activities to direct and control the organization with regard to risk, है ना। रिस्क के रिगार्डिंग हमें डायरेक्ट और कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने में मदद करता है, वही बोल रहा है, आगे बोल रहा है। रिस्क मैनेजमेंट इज मच अबाउट आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइडिंग अ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, है ना। अपॉर्चुनिटीज देखो, लॉसेस को कमती करो। ये जो जनरल आंसर जहां जहां लिखे हैं तो आंसर समझ में नहीं आया वहां पे टिप के आ जाना, ठीक है, बस वही बोला गया है, एक बार पढ़ लेना। ये क्या बोलता है, अब आता है सर बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। 2 चीजें, एक होता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान और एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो अब एग्जाम में कंफ्यूजन कहां पे होता है स्टूडेंट्स को, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, अब बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी तक के तो कई जगह डायरेक्ट क्वेश्चन आया 50%, है ना, और हमारे फिर MCQ और फिर थोड़े बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब आ गया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, तुम जाओगे 3.1 पे, ये टिक पे आ जाओगे बस। अब आया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वो ये है, बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ये है, बट मैनेजमेंट प्लान बोल दिया, बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान बोल दिया तो ये लिखना है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट प्लान का सबसे पहले बेनिफिट क्या है सर, रिस्क मैनेजमेंट प्लान अगर मैंने बनाया, रिस्क RM का मैंने प्लान बनाया सर, रिस्क मैनेजमेंट का किसी भी कंपनी ने प्लान बनाया, ठीक है, तो अगर मान लो सर मैंने, मेरी कंपनी ने ये प्लान बनाया कि आग ना लगे इसलिए मैं फायर इंश्योरेंस लूंगा, फायर विकेट, ये फायर विकेट फैक्ट्री में खड़ी रखूंगा और फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के रखूंगा और फायर सेफ्टी का सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले से फायदा क्या होगा, सेविंग ऑफ अ वैल्यूएबल रिसोर्सेस, है ना, टाइम बचेगा, इनकम बचेगा, एसेट बचेगा, ये सब बचेगा। दूसरा क्या बोलता है, क्रिएटिंग अ सेफगार्ड ऑन सिक्योर एनवायरनमेंट, आग नहीं लगेगी उससे अच्छी क्या सिक्योर एनवायरनमेंट, और क्या चाहिए, है ना। रिड्यूसिंग अ लीगल लायबिलिटी, आग लगी, कोई जल गया तो उसने केस कर दिया उसके फैमिली वाले में, लीगल लायबिलिटी कम हो गई, बस वही बोल रहा है। आगे क्या बोलता है, प्रोटेक्टिंग अ पर्सन एंड एसेट्स फ्रॉम हार्म, आग लग गई तो भैया तुम्हारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, सब 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 आग बुझा दोगे। आगे क्या बोलता है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, आग लगेगी पॉल्यूशन होगा, धुआं होगा, उससे बचा पाओगे। आगे क्या बोलता है, रिड्यूसिंग योर थ्रेट, है ना, ऑफ पॉसिबल लिटिगेशन, है ना, लिटिगेशन का वही, है ना, किसी को आग लग गई, कोई जल गया तो उसकी केसेस, उससे बचाने में मदद करेगा, है ना। एंड डिटरमाइन योर इंश्योरेंस नीड टू सेव ऑन अननेसेसरी प्रीमियम्स, है ना। तो तुम्हारे को पता रहेगा कि इंश्योरेंस थेफ्ट का लेना है या फायर का लेना है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान रहेगा तो तुमको पता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे को पता है कि किस चीज का इंश्योरेंस लेना है, बस सिंपल सा चीज है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है व्हाट आर द बेनिफिट्स। अब देखो ये बोलता है होलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया बेनिफिट्स, ये हो गए जनरल डेफिनेशंस। अब आते हैं होलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट। होलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द टॉप थ्रेट्स, है ना, दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज बेनिफिट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन से टॉप थ्रेट्स है,
फिर बोलता है लिंक करो रिस्क को, लिंक करो रिस्क को टू मोर, है ना, टू मोर एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, है ना, हर एक रिस्क को लिंक कीजिए, है ना। इसलिए जो अपन टेलीग्राम में चैनल में डालते हैं हर एक रिस्क को लिंक करते हैं, कहीं एक दो रिस्क रिलेटेड रहते हैं, है ना भैया। रियल लाइफ केस स्टडी सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट समझेगा, चैप्टर जल्दी समझेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्कशन फोरम में डिस्कस करो, ठीक है, बेटर फॉर यू। फिर बोलता है डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज, है ना, एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप करने में मदद करेगा। सर कॉमन लैंग्वेज कैसे? भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन रहेगा उस हिसाब से मेरा रिस्क रहेगा, उस हिसाब से तुम सोचोगे, उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आगे क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू इवेलुएट द बिजनेस मैनेजमेंट, है ना, अच्छे से मेरे को पता पड़ेगा कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। आगे एक रिलेशनशिप दिया गया है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के बीच में, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। तो अब क्या होता है पता है, काफी लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस ले लिया मतलब रिस्क मैनेज कर लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं साहब, एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया वाला। अमेज़न का बिजनेस मॉडल समझते हैं साहब क्या है? देखो अमेज़न का बिजनेस मॉडल ये है कि सबसे पहले तुमने ऑर्डर प्लेस किया, हाँ सर ऑर्डर प्लेस किया, अमेज़न को ऑर्डर आया, अमेज़न ने ऑर्डर लेके आ गया तुम्हारे घर पे, ठीक है। बीच में काफी प्रोसेस होती है बट प्रोसेस एलिमिनेट करते हैं, अपने को बिजनेस करना है। तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट आया, उन्होंने डिलीवर किया, तुमने ऑर्डर प्लेस किया था सीओडी। सीओडी मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, कैश पे जब वो तुम्हारे घर पे आएगा तुम उसको गांधी जी दोगे, तुम उसको कैश दोगे, सीधा सा गणित है। हाँ भाई, अब वो कैश लेके बंदा आया, कैश बंदे के पास है, बंदा अब आता है, बंदे को अब इस कैश को अमेज़न का एक हब होता है, अमेज़न का एक हब होता है जहां पे वो पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है। एक हब होता है, लोकेशन होता है जहां पे वो पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है सर। वो हब पे पैसा लाके रख दिया। अब होता ये है कि इस हब से हब सभी ऐसे जो छोटे छोटे एजेंट्स रहते हैं या छोटे छोटे डिलीवरी बॉय रहते हैं, उन सबका सबका पूरा पैसा अक्यूमुलेट करता है और वो नेक्स्ट डे जाके बैंक में डिपॉजिट करता है, ठीक है। वो नेक्स्ट डे जाके बैंक में डिपॉजिट करता है, करेक्ट। तो उसके पास एक दिन का पैसा वो होल्ड पे रखता है अपने पास, ताकि उसको प्रोसेस में भी टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा चीज, उसको पता है कि अगर वो एक एक बार जाएगा तो ट्रांजेक्शन चार्जेस और डिपोजिशन चार्जेस लगेंगे और ये सब दिक्कत होगी। हाँ, डिपोजिशन चार्जेस लगते हैं इफ यू आर अ कंपनी, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो अब अमेज़न को ये रिस्क है, क्या रिस्क है साहब? अमेज़न को ये रिस्क है कि रात भर जो पैसा उसके हब पे पड़ा हुआ है, जो उसके लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये चोरी ना हो जाए साहब, ठीक है। सर चोरी हो गया तो क्या, मेरे पास इंश्योरेंस है भाई? नहीं, ऐसा नहीं रहता। इंश्योरेंस का जो पॉलिसीज रहता है ना, अभी तुम काफी लोगों को देखोगे कि इंश्योरेंस के क्लेम यू विल नॉट गेट 100% ऑफ द क्लेम, है ना। तो दिक्कत क्या होता है कि मान लो अमेज़न के इधर चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी के जो टर्म्स रहते हैं या पॉलिसीज रहती है, तो जैसे वो बोलेंगे कि तुम्हारे इधर क्या सिक्योरिटी गार्ड था क्या रात को, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, नहीं देंगे भाई इंश्योरेंस, गया। कहाँ से बचा पाए? रिस्क को नहीं बचा पाए ना तुमने, करेक्ट। तुम चाहते थे रिस्क एलिमिनेट हो जाए बट नहीं हुआ, ठीक है। वो टर्म्स में डाल देगा कि गनमैन होना चाहिए, मतलब एक बंदा सीधा से गन लेके खड़ा रहना चाहिए तुम्हारे हब पे हमेशा। नहीं पॉसिबल है भाई। तो रिस्क को तुम बोल रहे हो कि भैया मैं रिस्क को एलिमिनेट कर दूंगा इंश्योरेंस लेके, नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत बार नहीं हो पाता, है ना, करेक्ट। अब फायर लग गई, अब फायर लग गई तो इफ द इंश्योरेंस कंपनी कम्स एंड प्रूव दैट कि फायर तुमने लगाई है, तो गया भाई, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने वाला, है ना। तो टेकिंग इंश्योरेंस डज नॉट मीन दैट कि यू आर 100% सिक्योर, डज नॉट मीन दैट कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट वहां पे खत्म हो गया साहब। उसके बाद तुम्हारा खुद का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, खुद का भी कुछ कार्य होता है कि वो तुमको देखना पड़ेगा, है ना। बस वही बोलना चाहता है, देखो क्या बोलता है। परचेसिंग एन अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कवर फॉर द बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बट इट्स नॉट इनफ बाय इटसेल्फ। सर मैंने इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे देखो क्या बोलता है। इंश्योरेंस कंपनी में व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन मोर फेवरेबली इफ देयर इज व्हाट क्या बोलता है स्टेबल रिस्क मैनेजमेंट प्लान, है ना। अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहा, स्टेबल रिस्क मैनेजमेंट प्लान अच्छा रहा, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भी चाहेगी कि तुम्हारे साथ बिजनेस करे या तुम्हारे को अच्छे से ट्रीट करेगी, बस वही बोल रहा है। अब आते हैं साहब रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, हाय हाय हाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मजेदार, है ना, मजेदार पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, ऐसे कुछ टेक्निक्स बताओ सर। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी कवर किया था, अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, सर मेरे को रिस्क को कम करना है, रिस्क को मैनेज करना है, क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, क्या चीजें हो सकती है, बताओ मुझे, समझाओ मुझे। सबसे पहले या तो तुम उसे टॉलरेट कर लो, या तो ट्रांसफर कर लो, या तो टर्मिनेट कर लो, या तो ट्रीट करो यार, है ना। तो या तो तुम उसे ट्रीट कर लो, है ना, ओके। ये चार चीजों में से तुम एक चीज कर सकते हो, या तो तुम क्या कर लो, टॉलरेट कर लो, टर्मिनेट कर लो, ट्रीट कर लो, या ट्रांसफर कर लो, करेक्ट।
अब इसको मैं बोलता हूँ टी 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 टी, और ऊपर भी मैंने तुमको यहाँ पे बताया था, है ना, 4 चीजें। रिस्क, जब मैं टेबल बता रहा था तो टेबल में मैंने तुमको बताया था, है ना, रिस्क ट्रीटमेंट, रिस्क ट्रीटमेंट, ठीक है। तो रिस्क ट्रीटमेंट में मैंने तुमको बता दिया था। अब आते हैं नीचे 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 नीचे, देखो क्या बोलता है। हाँ, टॉलरेट। टॉलरेट मतलब क्या? एक्सेप्ट करना। सब मैं रिस्क को एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना, जिसको मैं बोलता हूँ रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन तो ये आ सकता है कि कौन सा स्ट्रेटेजी कंपनी ने यूज करना चाहिए, है ना, विच रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स कंपनी शुड यूज इन द करंट सिनेरियो। एग्जांपल में एग्जाम में आ सकता है, तुमको 4-5 केस स्टडी दे देगा और बोल देगा कि इस सिचुएशन में कंपनी को कौन से रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक लगानी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक तो पता ही नहीं। अरे भैया जी, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक तुम जाओगे 3.1 में, सोचोगे 3.1 में, है ना। रिस्क टेंशन एक्सेप्ट करना है। अब देखो इधर ही मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया है। अब रेड में जनरली वो चीज रहती है, रेड में जनरली वो चीजें रहती है जो तुमको क्रक्स है, नंबर 1। नंबर 2, रेड में वो चीजें हैं जो समरी टाइप है, जो तुमको इजी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहा जो इसमें लिखा हुआ नहीं है वो भी रेड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। या तो फिर लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, है ना। टॉलरेट करना है मतलब क्या, है ना, विदाउट एनी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन, तुमको सहन करना ही है साहब, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही है साहब। आगे बोलता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या? सर मैं रिस्क को ट्रांसफर कर दूंगा। मैं चाहता हूं मैं रिस्क ना लूं, मैं चाहता हूं मैं रिस्क ना लूं, मैं दूसरे को बांट दूं। लाइक इंश्योरेंस, मैं क्या करूंगा इसके लिए? इंश्योरेंस लूंगा, या तो थर्ड पार्टी, या तो इसे मैं कहता हूं आउटसोर्सिंग, है ना, इसे मैं कहता हूं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग ट्रांसफर, ट्रांसफर सर रिस्क कैसे ट्रांसफर होता है मैं बताता हूँ। हम लोग जब जाते थे तो मैं ईवाई में था ऑडिट के लिए, तो वहां पे क्या होता था कि वीडब्ल्यू वोक्सवैगन ने उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटोमोटिव सेक्टर में क्या होता है, ऑटोमोटिव सेक्टर में हर एक ऑटोमोटिव सेक्टर हैव आउटसोर्स द थिंग टू द अदर पर्सन whom they are specialized in। फॉर एग्जांपल, सर टायर वोक्सवैगन के नहीं रहते, टायर सीएट के रहते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट वोक्सवैगन का नहीं रहता, बॉडी पार्ट जी स्टैम्प बनाता है उसके लिए, ठीक है। तो काफी चीजें ऐसे अलग अलग तुम देखोगे गाड़ी में, है ना। तो आउटसोर्सिंग जो होता है, अगर मेरे को पता है कि मैं बनाऊंगा तो मेरे पास रिस्क ज्यादा है साहब। क्यों रिस्क ज्यादा है? क्योंकि मेरे रिस्क एपेटाइट में नहीं बैठ रहा, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ इसको, है ना। आगे बोलता है टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब अवॉइड। सर एग्जांपल, टर्मिनेट मतलब अभी 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 रियल एस्टेट काफी डाउन है ड्यू टू कोविड, है ना। तो लोग बोलते हैं कि अवॉइड करो परचेस ऑफ लैंड, अवॉइड करो, है ना, टर्मिनेट इट, डोंट परचेस द लैंड, है ना, अवॉइड इट। इसको मैं बोलता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, लेस रिस्क अवॉइडेंस। आगे बोलता है ट्रीट। ट्रीट मतलब क्या? रिस्क को रिड्यूस करो, कम करो, है ना, विद इन इंटरनल कंट्रोल, विद इन तुम्हारे लिमिट्स में लेके आओ, ठीक है। अब इसके बाद आता है सम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एनेबल टेक्निक। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कैसा रिलेशन है तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 का। देखो, टेक्निक्स यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर ऐसे कुछ तरीके बताओ जिससे मैं पता कर सकूं, जिससे मैं पता कर सकूं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना या किस हद तक है, कितना और किस हद तक है, ठीक है। मेरे को पता करना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट कितना और किस हद तक है। तो ये सब टेक्निक्स भैया जी तुम कर लो, देख लो और लगा दो। मैं बोला बहुत बढ़िया, लगा दूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये टेक्निक्स में कहाँ लगा सकता हूँ? मैं ये टेक्निक्स लगा सकता हूँ रिस्क एनेबल और रिस्क मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनेबल्ड, रिस्क मैनेज क्या है भाई? भाई ये मैंने तुमको बताया था चैप्टर नंबर 8 रिस्क मैच्योरिटी में, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ इंडेक्स में भी क्या अपन ने पढ़े थे, है ना। रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, रिस्क डिफाइंड, रिस्क मैनेज, रिस्क एनेबल्ड पढ़े थे, याद है ना। सर रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, रिस्क डिफाइंड मतलब ये सर अर्ली स्टेज ऑफ द बिजनेस है, हाँ। रिस्क मैनेज और रिस्क एनेबल्ड वैसे स्टेज ऑफ बिजनेस है जो मैच्योर स्टेट पे है, हाँ। सर मतलब मैच्योर स्टेट वाले ही ये सब कर पाएंगे, हाँ। वहां पे रिस्क रजिस्टर रहेगा, हाँ। क्या वो अच्छे ग्रोथ या अच्छे डेवलप स्टेज में? हाँ। अगर वैसे स्टेज में कंपनी आ चुकी है तो सर ये सब वो अफोर्ड कर सकती है करना, हाँ। सर वहां पे इंटरनल कंट्रोल प्लेस रहेगा क्या? हाँ। वहाँ इंटरनल ऑडिटर क्या बताएगा? वहाँ इंटरनल ऑडिटर बताएगा तुम ये चीज गलत कर रहे हो, ये चीज, है ना, तुम्हारा चीजों को वो एनालाइज करेगा, करेक्ट, हाँ। तो सर मैं वहां पे टेक्निक्स लगा सकता हूँ, करेक्ट। सर रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चनियर लगाओ। सबसे पहले बोलता है रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले बोलता है तुम रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चनियर दो, लोगों को क्वेश्चनियर दो। सर रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चनियर कैसा रहता है? अरे एक जनरल से क्वेश्चनियर दिखाता हूँ तुमको कैसा रहता है रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चनियर। ये रहा रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चनियर। जूम हो रहा है क्या? जूम 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 जूम, हाँ हो रहा है। ये देखो जैसे क्वेश्चंस, जनरली क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर मतलब क्या है? सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ये किसका है? हेल्थ हेल्थ रिस्क एश्योरेंस क्वेश्चनियर, है ना, कि तुम्हारा हेल्थ के बारे में क्या व्यू है ना। हाउ मच सेटिस्फाइड अबाउट योर लाइफ, है ना। अगर तुम डिससेटिस्फाइड हो तो क्यों,
इन पास्ट 7 days, है ना, हाउ मच पेन यू हैव फेल्ट, ये क्या है सर, ये रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चन है किससे रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग। बस ऐसे क्वेश्चनेयर्स तुमको बनाने चाहिए। आगे क्या बोलता है, दूसरा बोलता है फ्लो चार्ट्स विद रिस्क फ्लैग्स, है ना, फ्लो चार्ट्स विद रिस्क फ्लैग्स, सर मतलब क्या, अपन फ्लो चार्ट्स याद है तुमने इसमें पढ़े होगे, आईटीएसएम में पढ़े होगे ना, फ्लो चार्ट्स विद व्हाट, रिस्क फ्लैग्स, फ्लो चार्ट्स विद रिस्क फ्लैग, है ना, कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क कम है। तो सर एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, देखो ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, है ना, कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क कम है, तो ये हमको करना चाहिए, है ना, डू यू नीड एनी बिजनेस सर्विस, यस नो, है ना, तो यहाँ पे तुमको रिस्क कैसा है, ज्यादा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करो कि ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, कि प्रोसेस कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे बैठा हुआ है। आगे क्या बोलता है, आइडेंटिफाई कंट्रोल्स टू मैनेज द रिस्क, कंट्रोल देखो क्या इसके लिए कंट्रोल पॉसिबल है क्या। सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लीगल कंप्लायंसेस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये मेरी कंपनी में लीगल रिस्क है, मैं जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये मेरे इसमें रेगुलेटरी रिस्क है ना, मैं रेगुलेशंस का फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेबी का कंप्लायंस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसा है, तो मैं क्या कंट्रोल उसको लगा सकता हूँ, क्या आइडेंटिफाई करो, प्रोसेस करो और लगवाओ कंट्रोल, और रिस्क मैनेज करो, खत्म। वही बोलता है सर रिस्क इवेंट मैप्स, है ना, सर रिस्क इवेंट मैप्स मतलब क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करो ऐसे कुछ पोटेंशियल इवेंट्स है क्या, है ना, जिसपे रिस्क है। आगे बोलता है सर रिस्क स्कोर कार्ड बनाओ, सर रिस्क स्कोर कार्ड क्या होता है, दिखा देता हूँ भाई रिस्क स्कोर कार्ड कैसा होता है। ये बोलता है रिस्क स्कोर कार्ड, देखो रिस्क स्कोर कार्ड बढ़िया सा, देखो क्या बोलता है ना, अब तुम्हारा ईआरएम किस तरीके से लगा है ना, स्कोर कार्ड में बोलता है कि ईआरएम इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, फिर इधर तुमको बोला गया है कि क्या क्या तुम्हारा रिस्क है ना, तो इसको तुम स्कोर करो, है ना, अब ये आई और पी क्या किया है पता नहीं, और ये ओवरऑल रिस्क है ना, इम्प्लीमेंटेशन और ये कुछ तो होगा पी से पता नहीं, है ना, तो इस बेसिस पे यहाँ पे नो फिर एक स्कोर कार्ड बनाया है ना, एक स्कोर कार्ड बनाओ, है ना, तुम भी अपनी कंपनी का स्कोर कार्ड बनाओ, फिर उसके बेसिस पे तुम डिटरमाइन करो कि कैसे तुम उसको मैनेज कर सकते हो, क्या क्या टेक्निक्स है ना। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है तुम्हारा कैपिटल बजटिंग, हाय 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 सर ये तो आईपीसीसी का याद दिला दिया, हाँ कैपिटल बजटिंग मतलब क्या, तुम फ्यूचर कैश फ्लोज देखो, कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज देखो कि क्या क्या कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, उसके बेसिस पे तुम डिटरमाइन करो, उसके बेसिस पे तुम डिटरमाइन करो कि कंपनी को कितना रिस्क लेना चाहिए, वेदर दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, है ना, वेदर दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। वैल्यूएट रिस्क मतलब क्या, मैंने तुमको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि, है ना, कितना परसेंट वर्स्ट सिनेरियो में या सिनेरियो में मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, है ना, ये अपन चैप्टर नंबर 5 में भी डीप में देखेंगे, बट वैल्यू एट रिस्क को तुमको बताया हुआ है ना, कि कितना, है ना, वर्स्ट सिचुएशन में, है ना, कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे, 99% कॉन्फिडेंस लेवल मेरा रिस्क कितना रहेगा, है ना, और मेरे को कितना लॉस हो सकता है। आगे रिस्क हीट मैप्स, सर रिस्क हीट मैप्स, अरे सर ये तो आपने कहीं तो बताया था, याद करो याद करो याद करो, रिस्क हीट मैप्स मैंने बताया था तुमको लेक्चर नंबर 2 में, है ना, ये बताया था तुमको डायग्राम, करेक्ट, याद आ रहा है तुमको, है ना, देखो रिस्क हीट मैप्स, है ना, इसमें मेरे को लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, फिर ये जहाँ पे मेरा रिस्क ज्यादा है, अगर मैं रेड हूँ तो रेड से मेरे को ऑरेंज में आना है, ऑरेंज हूँ तो ग्रीन में आना है, ये सब येलो में आना है, येलो में हूँ तो ऑरेंज में आना है ना। ये रिस्क हीट मैप्स के बारे में मैंने तुमको बताया था, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ भाई, हाँ इसके बाद ये बोलता है, आई थिंक यहाँ पे तुम्हारा कौन सी टेक्निक्स खत्म हो जाती है, उसके बाद बोलता है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट केस स्टडीज, सर 4 केस स्टडीज दी गई है। सबसे पहला केस स्टडी बोलता है कोटक का, सर कोटक पता है, पहले तुम डिजिटली फोटो खींचते थे, ऐसे रील घूमती थी, है ना, रील आती थी, है ना, फिर रील को अपन धुलवाते थे, फिर फोटो निकलते थे, राइट, तो कोटक वाज फेल्ड इनटू मूव इनटू डिजिटलाइजेशन, वो डिजिटलाइजेशन में मूव होना फेल हो गया। तो उसका सर कौन सा रिस्क था, है ना, सर उसने स्ट्रेटेजी फेलियर था, और उसने टेक्नोलॉजी के साथ मूव नहीं किया सर, इस वजह से कोटक डूब गया, इस वजह से कोटक डूब गया। दूसरा केस स्टडी बोलता है जेपी मॉर्गन का, ये बोलता है कि जेपी मॉर्गन ने कुछ 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 स्ट्रेटेजीज गलत हो गई, है ना, कुछ जजमेंट्स गलत हो गए, जिस वजह से इसको $2 बिलियन का लॉस हो गया विद इन 1 वीक। सर ये केस स्टडी और डिटेल में पढ़नी है तो भाई ये केस स्टडी टेलीग्राम में डाला हुआ है, इसका वीडियो सहित डाला हुआ है, क्या केस हुआ था, कैसे लॉस हुआ था, ये पूरा टेलीग्राम में डाला हुआ है, केस स्टडी 2। केस स्टडी 3 क्या बोलती है, केस स्टडी 3 बोलती है कि बाकले ने क्या किया था पता है, बाकले ने लाइबर को मैनिपुलेट किया था, है ना, बाकले ने लाइबर को मैनिपुलेट किया था ताकि वो अपने प्रॉफिट को बूस्ट कर पाए, ताकि वो प्रॉफिट को बूस्ट कर पाए और अपने को ऐसा बिजनेस को ऐसा अच्छा ग्रोथ करके दिखा पाए, है ना, विच इज रॉन्ग, है ना। तो फिर जब ये स्कैम बाहर आया तो काफी बाकले का इमेज, है ना, और उसको काफी ऐसा पेनल्टी किया गया, देखो है ना, €250 मिलियन, है ना, उसे पाउंड किया गया भाई यूके एंड यूएस, है ना, रेगुलेटर्स के द्वारा, बिकॉज ऑफ लाइबर के साथ खेलने के लिए, क्योंकि काफी बैंक्स
वेरी इंपॉर्टेंट, लाइबोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट्स, है ना, काफी लोन्स और ये सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आता है तुम्हारा केस स्टडी 4, ये थोड़ा पढ़ लेना, काफी बड़ी केस स्टडी है। देखो क्या बोलता है, इंप्रूविंग द क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस थ्रू रिस्क मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप्स। रिस्क मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू कैसे हम लोग ये इंप्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, उसके बारे में बताया गया नीचे पूरा, ठीक है। 4th केस स्टडी पढ़ लेना। बाकी केस स्टडीज के बारे में मैंने टेलीग्राम में भी डाला हुआ है, अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो किसी को, है ना, इसके वीडियोस डाले हुए हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में, और यहाँ पे अपना थोड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आ जा भाई पेज नंबर, हाँ सबसे पहले देखो क्या बोलता है। देखो बोलता है वही, अब वही फालतू का ज्ञान। रिस्क आता है चॉइस से, रिस्क आता है डिसीजन से, बस वही बोल रहा है। आगे क्या बोलता है, रोल ऑफ रिस्क मैनेजर। रिस्क मैनेजर का काम क्या है? रिस्क मैनेजर का काम ये है कि रिस्क को देखे, आइडेंटिफाई करे, असेस करे, एनालाइज करे, समझे और उस हिसाब से कंपनी का रिस्क डिसाइड करे। ये बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। रिस्क मैनेजमेंट का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ, बट ये शुरू हुआ, बिगिन कब से हुआ? जब से यूज ऑफ इंश्योरेंस टू मैनेज द रिस्क, जब से इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस रिस्क को मैनेज करने लगा, तब से। आगे क्या बोलता है सर, अच्छे रिस्क मैनेजर का, अच्छे रिस्क मैनेजर का ये काम होता है, they do not avoid all the actions, rather they will make informed decisions and choices, है ना। तो रिस्क मैनेजर का ये काम होता है कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, अच्छे से चॉइसेस ले, इन्फॉर्म चॉइसेस ले, सही चॉइसेस ले, ताकि कंपनी को बेनिफिट हो, ताकि कंपनी बेनिफिशियल स्टेट में रहे। आगे क्या बोलता है सर, आगे कुछ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में व्यूज और डेफिनेशंस दिए गए हैं कुछ बड़े बड़े लोगों के द्वारा, है ना। वॉरेन बफेट, फिर इसने, फिर रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ने कुछ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है। सर रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमने 1.5 पे भी पढ़ा हुआ था, है ना। तो 1.5 से तुम रिलेट कर लोगे और वहां पे तुमको चला जाएगा। अगर रिस्क में इसके बारे में कुछ डेफिनेशन आया तो ये पढ़ लेना, है ना। जो हाईलाइटेड है वो थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। जनरल आंसर में ये बोलता है कि जनरल जो भी है ना, तो अगर आंसर समझ में नहीं आया तो जनरल आंसर टिक क्या ना। अब मैंने कई जगह जनरल आंसर बना दिया, तो आखिरी में जो लास्ट लेक्चर आएगा, लास्ट लेक्चर, है ना, तो उसमें जनरल आंसर मैं एक जगह, सब जगह मैप कर दूंगा, एक शीट बना दूंगा, है ना। तो कंप्लीट इंडेक्स और जनरल आंसर तब तुमको मिल जाएगा। अभी तो तुम चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी कर लो, है ना, वैसे ही लॉकडाउन है तो कहाँ जाओगे प्रिंट आउट लेने के लिए। तो ये सब जनरल आंसर है, तो ये तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो चुका है। आई होप तुमको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला कि भैया जी टेलीग्राम में आंसर्स डालना स्टार्ट करो, आंसर्स पोस्ट करो, नहीं तो मैं केस स्टडी डालना बंद कर दूंगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जो हमारा 1-2 लेक्चर आएगा ना, ठीक है, उसके पहले एक टेस्ट ले लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे। अगर वो पास करोगे तो ही अगला लेक्चर देख पाओगे, अगर वो पास किए तो ही तुमको अगले लेक्चर का लिंक मिलेगा, और वीडियो को मैं प्राइवेट रखूंगा, ठीक है, जिससे तुम शेयर भी करोगे तो सामने वाला नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आइडिया तो आया दिमाग में, ये क्यों, ताकि तुम पढ़ लो भैया इज्जत से, है ना। तो ये आखिरी 1-2 वीडियोस में करने का सोच रहा हूँ मैं, लेट्स सी, है ना। अब सर समरी बता दो, ठीक है। अब ये चैप्टर में अपने क्या देखा, शुरू में तो ऐसे ही टाइम पास दिया था, रिस्क के बारे में दिया था, रिस्क मैनेजर के बारे में बोल दिया, है ना, ये बड़े बड़े लोगों का डेफिनेशन बोला। फिर हम आते हैं सबसे मेन कंटेंट पे, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एटीट्यूड के बारे में। सर रिस्क एटीट्यूड मेरे को पता है, सर रिस्क एटीट्यूड या तो मेरा रिस्क अवर्स रहेगा, रिस्क न्यूट्रल रहेगा, या रिस्क टेकिंग रहेगा। रिस्क टॉलरेंस मतलब मेरी क्षमता कितनी है, और रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, सर मेरे को रिस्क कितना लेना है, मैं विलिंगनेस कितना है, सर उसके बारे में। सर रिस्क एक्शन प्लान मैं बनाऊंगा ताकि मेरा जो रेसिडुअल रिस्क है, मैं चाहता हूँ कि उसे कम कर सकूं, मैं चाहता हूँ उसे कम कर सकूं। मैंने इसका एग्जांपल दिया था मास्टर जी का। सर रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, मेरे रिस्क लेने की क्षमता। सर बट अब रिस्क एपेटाइट में डिसाइड कैसे करो? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा, टॉलरेंस लिमिट देखना पड़ेगा, रिस्क एटीट्यूड देखना पड़ेगा, फिलोसॉफी देखना पड़ेगा, प्लान्स देखना पड़ेगा, है ना, उसका कैपिटल कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, सिग्निफिकेंट उसके ट्रांजेक्शन कितना है, उसको देखना पड़ेगा, रिस्क कैपेसिटी कितना है, एटीट्यूड कैसा है और टॉलरेंस लेवल कैसा है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा। फिर हमने बताया कि 100 करोड़ कंपनी का अगर रिस्क एपेटाइट है तो उसने कैसे डिसाइड करना, कैसे डिटरमाइन करना, या 20% ऑफ नेटवर्थ कैसे डिसाइड करना, उसके लिए हमने देखा कुछ प्रिंसिपल्स या अप्रोच वो दिए गए थे यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के द्वारा। सबसे पहला बोलता है रिस्क एपेटाइट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। फिर बोलता है सिंपल नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या बोलता है
है ना, डेवलप्ड इन कंटेक्स्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क कैपेबिलिटी, फिर हमने बोला कि रिस्क एपेटाइट हमेशा डिसाइड होगा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के द्वारा। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, रिस्क कैपेसिटी एंड रिस्क मैच्योरिटी लेवल। रिस्क मैच्योरिटी लेवल के बारे में हमने पढ़ा था। रिस्क मैच्योरिटी लेवल 5 प्रकार होते हैं, रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, रिस्क डिफाइंड, रिस्क मैनेज, रिस्क एनेबल, 5 प्रकार के होते हैं। फिर हमने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद कंट्रोल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंट्रोल कल्चर है कंट्रोल के हिसाब से होना चाहिए। फिर हमने बोला ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो भी कंपनी का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना, मैनेज द कॉस्ट इफेक्टिव एंटरप्राइज वाइड, पूरे एंटरप्राइज पूरे बिजनेस के हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, सेफ गार्ड अगेंस्ट द अर्निंग होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, हमें कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए और मोर allocate more capital effectively। फिर आगे बोलता है रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। रिस्क मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहला तुम्हें रिस्क के ऑब्जेक्टिव्स या रिस्क मैनेजमेंट कैसे डिसाइड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा डिसाइड होना चाहिए बेस्ड ऑन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए। आइडेंटिफाई करो, असेस करो, एनालाइज करो, है ना, डेवलप करो, रीइवैल्यूएट करो, है ना, वही हमको फंक्शंस बोले गए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वही चीजें रिपीट कर रहा है। आगे बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें बोलता है आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, इवैल्यूएट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क एंड मॉनिटर द रिस्क, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे व्हाट कैन गो रॉन्ग, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद बोला रिस्क एनालाइज, हाउ विल इट अफेक्ट अस पूछो। फिर हाउ शुड वी डू इट, फिर हमने या तो रिस्क ट्रीटमेंट के बारे में देखा, जैसे कि है ना, अवॉइड करो, रिड्यूस करो, शेयर करो या रिटेन करो। फिर बोलता है रिस्क मॉनिटर करो, है ना, तुम कैसे उसको मॉनिटर करोगे, कंटिन्यूअसली बेस करो, जिसके लिए तुम यूज करोगे क्या, रिस्क रजिस्टर। फिर हमने बोला कि रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क स्ट्रेटेजी और रिस्क प्रोटोकॉल तीनों हमारे लिए जरूरी इसलिए है ताकि हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमने थोड़ी थोड़ी जनरल आंसर्स के पॉइंट देखे। फिर मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है या बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हमें पैसा बचाने में मदद करेगा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, लीगल लायबिलिटी, है ना, प्रोटेक्ट द पर्सन को, है ना, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग द थ्रेट फ्रॉम द, है ना, लिटिगेशन से बचाने में मदद करेगा, और डूइंग योर इंश्योरेंस, डिफाइनिंग योर इंश्योरेंस। फिर आगे बोलता है ऑल्सो नोन एज अ बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई, लिंक, डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज, है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेज दिए गए हैं। फिर मैंने बताया था इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट का क्या कोरिलेशन है, कैसे सोचना चाहिए। आगे बोलता है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमने सबसे पहले देखा टी टॉलरेट, ट्रांसफर, टर्मिनेट और ट्रीट, है ना। फिर हमने यहाँ पे हर एक इसका वो देखा कि क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना, रिस्क मैट्रिक्स में क्या बैठता है। फिर हमने देखा टेक्निक्स टू यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस। सर किसी भी रिस्क मैनेजमेंट का हमने प्रोग्रेस कैसे देखा, है ना, क्वेश्चनेयर्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, आइडेंटिफाई द कंट्रोल टू मैनेज द रिस्क। फिर हमने बोला रिस्क इवेंट मैप्स, है ना। फिर स्कोर कार्ड्स मैंने तुमको दिखाया था, कैपिटल बजटिंग यूज करो, वॉर यूज करो, हीट मैप्स दिखाया था। फिर एक केस स्टडी देखा जहाँ पे हमने कोटक के बारे में बताया, जो कौन सा रिस्क फेल कर रहा था, स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजी रिस्क। जेपी मॉर्गन ने क्या किया था, जेपी मॉर्गन, है ना, इसका स्ट्रेटेजी या जजमेंट फेल हो गया था, जिसकी वजह से इसको $2 बिलियन का लॉस हो गया था। और तीसरी केस स्टडी देखा बार्कलेस का। बार्कले में बोलता है कि लाइबर को मैनिपुलेट किया, है ना, तो लीगल रिस्क और ये सब रिस्क उसको आ गए थे। और चौथी केस स्टडी मैंने बोला था पढ़ लेना एक बार, है ना, ठीक है। आई होप ये लेक्चर तुमको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे लेक्चर्स का, यूट्यूब में भी काफी अच्छा व्यू बढ़ गए हैं, या काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, वैसे ही शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता हूँ कि कोई ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं कमाना है यार तुम लोग से, अब तुम हमारे जैसे ही हो यार, बस नाम कमाना है बस, और कुछ इंटेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, पढ़ते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।